हाय डियर फ्रेंड, वेलकम टू इंटेक्ट क्लासेस। आज हम नाइन्थ क्लास की हिस्ट्री सेकंड चैप्टर यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पढ़ेंगे और ये एक रैपिड रिवीजन है। बड़ी धड़ल्ले से इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यूरोप में सामाजिक परिवर्तन का दौर, ठीक है। यूरोप में क्या हो रहा था? सामाजिक परिवर्तन का दौर चल रहा था भैया। जो पुरानी चीजें थी छूट रही थी, नई चीजें आ रही थी। कुछ तो देखो, समय बीतता रहता है और परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है ना। बस ऐसे समझो आप। तो 18वीं सदी में फ्रांसीसी क्रांति के बाद हमने देखा, पहले चैप्टर में, फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में स्वतंत्रता समानता के विचार तेजी से फैलने लगे। हुआ यूं कि फ्रांस में जो क्रांति हुई, जिस चीज के लिए हुई क्रांति, सेम वही क्रांति जो है वो कहाँ पर हो रही है? तो यूरोप में भी हो रही है, ठीक है। क्योंकि यूरोप के लोग काफी प्रभावित हुए कि जब फ्रांस वाले क्रांति के बल पर सत्ता में परिवर्तन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो क्रांति से पहले फ्रांस में समाज स्टेट में बटा हुआ था। कुलीन वर्ग और चर्च का शासन था। क्रांति ने इस सामाजिक ढांचे को बदलने की संभावना पैदा की। बिल्कुल सामाजिक एकदम ही चेंज कर देना है, ठीक है। यूरोप के साथ साथ एशिया और भारत में भी सामाजिक सत्ता और व्यक्तिगत अधिकारों पर बहस छिड़ गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूरोप, फ्रांस के बाद यूरोप, यूरोप के बाद धीरे 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 कई कंट्री में ये एक तरीके से सामाजिक परिवर्तन के सामाजिक परिवर्तन के लिए जो क्रांति थी वो धीरे धीरे बढ़ने लग गई। जैसे कि भारत में अभी हमने देखा है ना, 1857 की क्रांति हुई ना। लेट हुआ मानता हूँ, क्योंकि हमने एक तरह से फ्रांस की क्रांति, यूरोप में साम्राज्यवाद, सॉरी, यूरोप में समाजवाद जो भी परिवर्तन हुए उन सभी चीज को देखते हुए हमने यहाँ पर ये चीजें अपनाई थी। लेकिन अब बात करते हैं यूरोप में समाजवाद। तो यूरोप में क्या हुआ कि एक तरीके से हम देखेंगे कि परिवर्तन धीरे धीरे होता चला गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक विचारधारा थी, ठीक है। वो तीन तरह की विचारधारा थी यूरोप में, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन को लेकर यहाँ पे तीन प्रमुख विचारधाराएं थी। जैसे कि पहला विचारधारा कौन सा था? उदारवादी। कौन था? उदारवादी। दूसरा थे रेडिकल। तीसरा था रूढ़िवादी, ठीक है। उदारवादी ये लोग सभी धर्मों को समान अधिकार पर बल देते थे। ये कहते थे कि धर्मों को समान अधिकार मिलना चाहिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलना चाहिए, एक निर्वाचित सरकार चाहते थे ये, ठीक है। धर्मों को धर्मों को समान अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, एक निर्वाचित सरकार चाहिए भैया, यहाँ पे चुनी हुई सरकार हो, लेकिन सिर्फ संपत्तिधारियों को ही वोट देने का अधिकार देने के पक्ष में थे। तो भैया ये उदारवादी की विचारधारा थी, ठीक है। काफी खुली विचारधारा थी इनकी, स्वतंत्र विचारधारा मानी जाती है उदारवादी की। चलिए, तो रेडिकल की विचारधारा क्या थी? ये लोग ज्यादा आमूल परिवर्तन चाहते थे, जैसे कि सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार। ये चाहते थे भाई सभी लोगों को वोट का अधिकार हो। ऐसा नहीं है, पहला उदारवादी ने क्या कहा कि सिर्फ संपत्तिधारी को ही वोट का अधिकार होना चाहिए, गिने चुने को। लेकिन रेडिकल ने बोला भाई सबको वोट का अधिकार होना चाहिए। जमींदारों के जो भी विशेष अधिकार होते थे उनको क्या करो भैया, खत्म करो, अंत करो। ये रेडिकल सोचते थे, ठीक है। फिर रूढ़िवादी क्या सोचते थे? ये लोग परंपराओं को महत्व देते थे और धीमे धीमे बदलाव के पक्ष में थे। तो यहाँ पर रूढ़िवादी किस टाइप की थिंकिंग कर रहे हैं कि सब कुछ धीरे धीरे हो। जैसे कि हमारे टाइम में जितने भी वृद्ध लोग हैं उनकी भी यही थॉट होती है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो यहाँ पर ये परिवर्तन के खिलाफ थे। ये एक तरह से उदारवादी रेडिकल के हमेशा खिलाफ रहते थे रूढ़िवादी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, धीरे 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 समाज जो है एक नए परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे उद्योग, फैक्ट्री वगैरह, बड़े बड़े वैज्ञानिक काम हो रहे थे। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में नए शहर बसे, कारखाने लगे, रेलवे का क्या हुआ? रेलवे का विस्तार हुआ। धीरे धीरे शहर बसने लग गए, कारखाने, फैक्ट्री वगैरह लगने लगी। इससे मजदूरों का नया वर्ग पैदा हो गया। भैया ये सारी चीजें लगी है तो मजदूरों का भी तो डिमांड होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जिनकी जिंदगी बेहद कठिन थी भैया, जितने भी मजदूर लोग हैं उनकी जीवन हमेशा से ही क्या होती है? कठिन होती है। उदारवादी और
रेडिकल दोनों ही इन समस्या का हल ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार ये जो प्रॉब्लम हो रही थी, देखो सिंपल सा फंडा है कि अगर शहर बसेगा और अगर कारखाने लगेंगे, रेलवे का विस्तार होगा, तो इनके चलाने के लिए भैया मजदूर तो चाहिए। लेकिन मजदूरों में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मजदूरों को उनकी जो जीवन था ना उनका बहुत कठिन चल रहा था। फायदा किसको मिल रहा था? जितने भी संपत्ति धारक है, इनके जो ओनर है, ठीक है, बड़े बड़े संपत्ति धारक हो गए। और यहाँ पे बात करूं तो समस्या को हल करने के लिए उदारवादी और रेडिकल दोनों ही लगे हुए थे। चलो, तो अब हम बात करते हैं समाजवाद का उदय आखिरकार हुआ कैसे। निजी संपत्ति का विरोध। लो, समाजवादी जो विचारधारा है वो कह रही भैया निजी संपत्ति का विरोध होना चाहिए। ये इस विचारधारा पे अटल है। समाजवादी मानते थे कि निजी संपत्ति का सामाजिक समस्या का ही जड़ है। उन्होंने बोला कि जो निजी संपत्ति है यही एक सबसे बड़ी क्या है, सामाजिक समस्या का जड़ है। इनका मानना था कि संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि एक सीमित लोग ही इस पर कंट्रोल करे। ठीक है। सामूहिकता। कुछ समाजवादी सामूहिकता उद्यम मतलब कोऑपरेटिव के पक्ष में थे कि भैया 4 से 5 लोग हो, उसको जैसे कि 4 से 5 लोग एक बिजनेस को चलाए, एक फैक्ट्री को चलाए, कोऑपरेटिव हो। ठीक है। उसके बाद जहां मजदूर मिलकर काम करते हैं और मुनाफा आपस में बांट लेते हैं, तो ये एक तरह से मजदूरों के पक्ष में है समाजवाद। यहाँ पे आप बात करेंगे कार्ल मार्क्स, जो कि मार्क्स ने पूंजीवादी की आलोचना की। भैया पूंजीवादी के खिलाफ रहते थे कौन? कार्ल मार्क्स। आलोचना की मजदूरों के द्वारा क्रांति करके समाजवादी समाज बनाने का आह्वान करते थे। ठीक है। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स भी क्या थे? वो पूंजीवादी के खिलाफ थे। उनका कहना था कि जितने भी मजदूर हैं वो क्या करो, एक होके इस पूंजीवादी को जड़ से उखाड़ फेंको। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मजदूर संघ। तो 19वीं सदी के अंत तक यूरोप में मजदूर संगठित होने लगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। फाइनली जब यहाँ पर परेशानियां धीरे धीरे बढ़ने लग गई, तो यहाँ पर मजदूर संख्या होने लगे एक होकर, धीरे धीरे संगठित होकर एक होकर वो अपने अधिकार के लिए लड़ने लगे। ठीक है। अब उस समय था क्या, हम पढ़ेंगे आगे कि उस समय था ये कि रूस में ना जारशाही शासन था। तो रूस में क्या था? जारशाही शासन। तो हमने देख लिया यहाँ पे यूरोप का सिस्टम। अब हम बात करते हैं रूस में जारशाही सिस्टम। तो 1914 में रूस पर किसका, जार निकोलस द्वितीय का क्या था, शासन था। रूस एक विशाल साम्राज्य है, हमें पता है, मैप में आपने देखा है, जहाँ खेती मुख्य पेशा थी। तो यहाँ पर क्या काम होता था? खेती होती थी, फैक्ट्रियां कम थी, मजदूरों का शोषण ज्यादा होता था यहाँ पर, और किसान भी जमींदारों के शोषण से परेशान थे। तो ये भी शोषण से क्या थे, परेशान थे यहाँ के मजदूर। तो हुआ यूं कि रूस में आखिरकार समाजवाद कैसे फैला, तो देख लेते हैं। रूस रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ठीक है। 1898 में इस पार्टी का गठन हुआ, जो मार्क्स के विचारों पर प्रेरित था। आपको पता ही है मार्क्स जो समाजवादी विचारधारा के एक तरह से प्रेरक थे, और इन्होंने ही एक तरीके से देखा जाए तो पूंजीवादी के खिलाफ इन्होंने ही लड़ाई स्टार्ट करी। ठीक है। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनी। पार्टी ने क्या करा, किसानों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। तो धीरे धीरे हमने देखा कि रूस में समाजवादी पार्टियां बनी, और इन्होंने कोई मजदूर के लिए तो कोई किसानों के अधिकार के लिए धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, आवाज उठाई। क्योंकि रूस में हमने देखा कि बहुत एक तरह से निरंकुश शासन के तौर पर सिस्टम चल रहा था। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स जो पार्टी है दो भागों में विभाजित हो गई। पहली तो बोल्शेविक और दूसरा मेंशोविक। रूसी सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी दो खेमों में बट गई, बोल्शेविक और, जो कि बोल्शेविक कौन था? बोल्शेविक लेनिन के नेतृत्व में था, और मेंशोविक। ठीक है। 1905 में फिर क्रांति हुई। ठीक है।
1905 की क्रांति हम देख लेते हैं। हुआ यूं, खूनी रविवार, इसमें क्या था कि 1905 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर, अब भाई प्रदर्शन तो होगी जहां पर, अगर ये बताओ जहां पे सिस्टम बहुत गलत चल रहा होगा, क्या वहां पर प्रदर्शन नहीं होगा? क्या वहां पर क्रांति नहीं होगी? तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आए लोग पर पुलिस ने क्या कर दिया? फायरिंग कर दी, जिससे पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन और ज्यादा तेजी से फैल गया। और इसी को हमने नाम दिया खूनी रविवार। ठीक है, ठीक है। तो 1905 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर पुलिस फायरिंग हुई, जिसमें पूरे रूस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और इसी चीज को नाम दिया खूनी रविवार। ड्यूमा का गठन, ड्यूमा क्या है भैया? ये जिस प्रकार भारत में संसद है, उसी प्रकार वहां पे रूस में, रसिया में ड्यूमा बोलते हैं। जार ने दबाव में आकर, अब इतना प्रदर्शन होगा, इतने विरोध होंगे, तो भैया जार तो दबाव में आएगा ही, राजा वहां का। तो एक निर्वाचित संसद ड्यूमा बनाने का वादा कर दिया, लेकिन बाद में उसे दोबारा क्या कर दिया? भंग कर दिया। किसने? जार निकोलस ने। फिर प्रथम विश्व युद्ध और रूस। युद्ध में रूस की हार, युद्ध में किसकी? रूस की हार। अब भाई लोग चाहते थे कि रूस की जनता की भाई युद्ध जीते, लेकिन इनकी युद्ध में क्या हो गई? हार हो गई। और जार की क्या हो गया? अलोकप्रियता ने क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। उसके बाद कर रहे फरवरी क्रांति 1917। पेट्रोग्राद में भोजन की कमी और युद्ध के विरोध में हुए प्रदर्शन में फरवरी क्रांति को जन्म दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूस युद्ध में हारता है, उसी के लिए प्रदर्शन हुआ। ठीक है, और उसके बाद भोजन में कमी देखी गई पेट्रोग्राद में, और धीरे 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 अब इन पर क्या हुआ कि जितने भी सेना थे, उन्होंने गोली चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। अब क्रांति हो रही थी, लेकिन सेना ने क्या कर दिया? भाई इन पर गोली नहीं चलाई, क्योंकि सेना भी कहीं ना कहीं परेशान थे। यहां पर बात करें तो जार को क्या हुआ? इसी कारण जब सबने साथ छोड़ दिया, तो जार को भी गद्दी छोड़नी पड़ी। ठीक है, फाइनली हम देखते हैं अक्टूबर क्रांति। लेनिन के नेतृत्व में बेल्शेविक ने अक्टूबर क्रांति में सत्ता पर कब्जा कर लिया, लेनिन ने। ठीक है, फिर फाइनली सत्ता पर ये आ गए। क्रांति के बाद क्या हुआ? समाजवादी नीतियां। बेल्शेविक ने निजी संपत्ति का अंत किया, फाइनली निजी संपत्ति का क्या हुआ? अंत कर दिया, और जमीन किसानों को दे दी, और उद्योगों को क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। जितने भी उद्योग थे सबका क्या कर दिया? राष्ट्रीयकरण कर दिया। सरकार के सीधा कंट्रोल में सारी जो है उद्योग आ गए थे। गृह युद्ध, गृह युद्ध क्या था? बोल्शेविकों के विरोधियों ने गृह युद्ध छेड़ दिया, लेकिन बोल्शेविक को ने जीत हासिल की। ठीक है, इनके खिलाफ एक तरह से गृह युद्ध था, फिर भी वो उन्होंने जीत हासिल की। सोवियत संघ का निर्माण कैसे हुआ? रूस सोवियत संघ यूएसएसआर नामक एक समाजवादी राज्य बन गया। आर्थिक नीतियां क्या थी? सामूहिकरण पंचवर्षीय योजना के माध्यम से सोवियत संघ ने तेजी से औद्योगिक विकास किए। धीरे धीरे जब प्रशासन, या फिर देश का, पूरे देश में जब प्रशासन बहुत अच्छे से चलने लगता है, तब वहां पर ये सारी चीजें वहां पर अच्छी होने लग जाती है। जैसे पंचवर्षीय योजना लागू करना, जिससे क्या हो गया? औद्योगिक विकास और भी तेजी से होने लगा। स्टालिन स्टालिन के शासनकाल में दमनकारी नीतियां लागू की गई, जिससे लाखों लोग की मौत हो गई। वैश्विक प्रभाव। रूसी क्रांति ने दुनिया भर के मजदूरों और उपनिवेशों में आजादी की उम्मीद जगाई। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि रूसी क्रांति का क्या योगदान था भाई हमारे। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति का था, उसी प्रकार रूसी क्रांति का, एक तो समाजवादी सबसे ज्यादा फेमस था, जैसे मजदूरों और उपनिवेशों में आजादी की पूरी पूरी उम्मीद आ गई। ठीक है, भारत में रूसी क्रांति का गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तभी तो मजदूर संघ बने, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई भारत में भी। धन्यवाद आपका।